रॉ नाम तो आपने भी बड़ा सुना होगा क्योंकि इनका चर्चा बहुत है। पहले तो पाकिस्तान के नेता, पत्रकार और फौज ही लेते थे, लेकिन अब तो कनाडा भी रॉ और रॉ एजेंट का नाम ले रहा है। तो सवाल यह है कि कौन होता है रॉ का एजेंट? वो क्या करता है, कैसा दिखता है, कैसे उसका रिक्रूटमेंट होता है, रॉ कहां से अपने एजेंट सिलेक्ट करती है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि रॉ के एजेंट विदेशी धरती पर कैसे ऐसे ऑपरेशन चलाते हैं जिनसे देश के दुश्मनों का सफाया होता है। किस्से, कहानियां, किताबें और फिल्में तो आपने बहुत देखी और पढ़ी होंगी जिनमें रॉ के एजेंट होते हैं, लेकिन रॉ के असली एजेंट से मिलाएंगे। आज हम आपकी मुलाकात एक पूर्व रॉ चीफ से करवाने वाले हैं जो रॉ और उसके तौर तरीकों की सबसे प्रामाणिक स्टोरी बताएंगे। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक छप गया पर्चा, सिर्फ और सिर्फ रॉ का चर्चा। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के बाद पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक सिर्फ एक ही जिक्र है और वो है रॉ या RNAW, यानी भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। जो कत्ल किया गया है हरदीप सिंह निज्जर का, उसके पीछे रॉ का हाथ है, और जो कनाडा में रॉ के एजेंट्स हैं उन्होंने ये कत्ल करवाया है। इस वक्त रॉ से पूछा जाए और वहाँ पे अगर उनकी कनाडा की धरती में ये वाकया हुआ था तो उसको वहाँ से निकालना नहीं बनता, तो उसको बाकायदा कैनेडियन कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। खालिस्तान तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा अवतार सिंह खंडा, इनका बरतानिया में भारतीय एजेंसियों के हाथों कत्ल का शुबा जाहिर किया जा रहा है और रॉ का इसमें नाम लिया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि रॉ का एजेंट कैसा दिखता है, रॉ का एजेंट करता क्या है, रॉ में एजेंट की भर्ती कैसे होती है, भारत में रॉ का दफ्तर कहां है, क्या कोई आम आदमी भी रॉ का एजेंट बन सकता है, रॉ के एजेंट को कितना खतरा होता है, क्या रॉ का एजेंट विदेशी धरती पर देश के दुश्मनों का सफाया करता है। आम भारतीयों ने रॉ के एजेंट को सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। क्या रॉ का एजेंट बेबी फिल्म के अक्षय कुमार की तरह होता है? क्या रॉ का एजेंट एक था टाइगर फिल्म के सलमान खान की तरह दिखता है? क्या रॉ की एजेंट राजी फिल्म की आलिया भट्ट की तरह होती है? क्या रॉ का एजेंट पठान फिल्म के शाहरुख खान की तरह काम करता है? या फिर रॉ का एजेंट जवान फिल्म के शाहरुख खान की तरह होता है? आखिर कैसा दिखता है रॉ का एजेंट? ऐसा या फिर ऐसा? नाम विक्रम सूद, रॉ के पूर्व चीफ रहे हैं, अपने जमाने के बड़े मशहूर इंटेलिजेंस अफसर रहे हैं, अभी रिटायर्ड हैं। आज रॉ के पूर्व चीफ विक्रम सूद खुद आपको बताएंगे कि कैसा दिखता है भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट। विक्रम सूद बताएंगे कि कैसे होता है खुफिया एजेंसी रॉ में फील्ड एजेंट का रिक्रूटमेंट। विक्रम सूद बताएंगे कि कैसे रॉ के स्पाई यानी जासूस का हैंडलर कौन होता है। विक्रम सूद बताएंगे कि उनके कार्यकाल में देश के लिए रॉ ने क्या क्या किया। देखिए, आप जासूस, अच्छे जासूस तभी बन सकते हैं जब आपका मन करे, सीक्रेट भी हो, देश के लिए भी हो और रिस्क भी हो। इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग, इंटेलिजेंस एनालिसिस, 3 चीजें हैं। इन सब सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर चलना जरूरी है। 1962 से 1965 तक सिर्फ 3 सालों में भारत ने 2 युद्ध किए और तब आई भी
यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो खुफिया जानकारियां इकट्ठा की थी, उनसे देश को उतना फायदा नहीं मिला था जितनी उम्मीद थी। अगले कुछ वर्षों तक इसी पर विचार होता रहा कि कैसे चीन और पाकिस्तान की तैयारियों का पूर्वानुमान लगाने में हमारी एजेंसियां विफल रहीं। इसीलिए 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक खुफिया एजेंसी बनाने का फैसला लिया। प्लान यह था कि यह एजेंसी अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 की तर्ज पर काम करेगी। उद्देश्य था कि यह एजेंसी देश के बाहर इंटेलिजेंस जुटाएगी और इस तरह से स्थापना हुई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW की। और इसके पहले चीफ बने रामेश्वर काव या RN काव, जो उस वक्त IB में काम करते थे। RN काव इंटेलिजेंस के सबसे बेहतरीन अफसरों में से एक माने जाते हैं। वो इतने लो प्रोफाइल रहते थे कि उनके जीते जी उनका कोई भी चित्र किसी अखबार या पत्रिका में नहीं छपा। तुरंत एजेंसी को रिजल्ट मिलने भी शुरू हो गए। सबसे पहले तो 1971 में बांग्लादेश के गठन में रॉ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली मुक्तिवाहिनी के गठन में मदद की। 1971 में रॉ के पास सटीक जानकारी थी कि पाकिस्तान किस तारीख को भारत पर हमला करेगा। 1974 में सिक्किम के भारत में विलय में रॉ की बड़ी भूमिका रही थी। चीन की नाक के नीचे 3000 वर्ग मील का एरिया इंडिया में आ गया। अब सवाल यह है कि रॉ में रिक्रूटमेंट कैसे होता है, कैसे कोई एजेंट रॉ में भर्ती होता है। वैसे तो ट्रेडिशनली रॉ भारत में सरकारी विभागों, आर्म्ड फोर्सेस, खुफिया एजेंसियों, पुलिस सेवाओं और प्रशासनिक सेवाओं से एजेंट्स की भर्ती करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रॉ में सिलेक्शन सिर्फ इन्हीं सेवाओं से होता है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ तकनीक भी बदल रही है। इसीलिए कोई बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट या हैकर भी रॉ का एजेंट हो सकता है। अभी तो रॉ अपने पोटेंशियल एजेंट को काफी वक्त तक ट्रैक करती रहती है, जैसा कि आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा। लेकिन रॉ के पूर्व चीफ विक्रम सूद को लगता है कि रिक्रूटमेंट के इन ट्रेडिशनल तरीकों को बदलने की जरूरत है। मेरा कहना है कि हमको जो चाहिए, आपको जो काम करने वाले लोग खाली विद्वान नहीं चाहिए ना, जो BA MA डिग्री करें, वो आपके एनालिसिस के लिए आपको चाहिए, उनको रखिए। पर आपके जो ऑपरेशनल आदमी हैं, जो रिस्क लेगा, जो बाहर जाएगा, खुराफात करेगा वो आपको आर्मी पैटर्न पे होना चाहिए। मैंने लिखा भी है, एसे में भी लिखा है, किताब में भी लिखा कि वो आप उसको अपनी यूनिवर्सिटी बना के अपने यहाँ अपने किस्म की ट्रेनिंग दो। 5 साल, 16, 17 साल की, 18 साल की उम्र, 23 साल में वो रेडी है, 22 साल में आपके लिए वो तैयार है काम करने की, ना बनिस्बत के 30 साल में हो। 30 साल वाला लड़का लेंगे, शादीशुदा होगा, 1-2 बच्चे होंगे, माँ बाप बड़े बुजुर्ग हो गए, उनका ख्याल रखना है, तो उसकी तो फिर लिमिटेशन हो जाती है ना, पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर्स में, रिस्क फैक्टर में। इसीलिए आपको चाहिए जो पहले 10-15 साल जो है ना, वो लड़का निकाल दे अपने उसमें जोश में, फिर आके डेस्क में बैठ के काम करे। रॉ का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। इसके निदेशक सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अभी एजेंसी का हेडक्वार्टर दिल्ली के लोधी रोड पर है। बहुत संक्षेप में यह भी जान लीजिए कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के अलावा रॉ का क्या काम होता है। सबसे पहला काम तो विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना होता है। इसके अलावा आतंकवाद का मुकाबला करना, देश के खिलाफ विदेशी साजिशों को नाकाम करना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी सामरिक हितों को आगे बढ़ाना भी इसका एक काम है। खुफिया एजेंसी रॉ को पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन समेत आसपास के पड़ोसी देशों से खुफिया जानकारी जुटाने में महारत हासिल है। रॉ में प्रमुख रूप से 4 डेस्क होते हैं। पहला और मेन डेस्क होता है पाकिस्तान डेस्क, दूसरा डेस्क होता है चीन और साउथ एशिया, तीसरा डेस्क होता है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और चौथा डेस्क होता है अन्य देशों का। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी का भी एक डेस्क होता है। अब जरा रॉ के एजेंट के बारे में भी जान लीजिए। आमतौर पर खुफिया एजेंसी में 2 तरह के एजेंट्स होते हैं। पहला होता है फील्ड एजेंट, जो किसी देश में मौजूद होता है।
रिस्क लेता है, इंटेल जमा करता है, टास्क हैंडल करता है। दूसरा होता है हैंडलर, जो इस एजेंट को टास्क देता है, उससे जासूसी करवाता है, उसके इंटेल पर एक्ट करता है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर अलग अलग देशों में अपने दूतावासों में भी तैनात होते हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर जो होता है ना, वो खुद जाके नहीं करता किसी के यहाँ से दिखाते हैं जेम्स बॉन्ड का डॉक्यूमेंट उठा लाया, ये वो नहीं होता है। वो दूसरा कोई करता है, वो आपको बना के देता है खबर। आप उसको खाली लेते हैं या उसको देते हैं कुछ। आप किसी के दफ्तर में अंदर घुस के उसका सेफ तोड़ के नहीं आते। ये सिर्फ फिल्मों में होता है। तो ये है हैंडलर, दूसरा होता है हैंडलर मेरे जैसा होता है। स्पाई जो करता है फील्ड एजेंट, वो दूसरा होता है। आप उसमें मिलते भी नहीं कई दफा। अच्छा, तो ये मुलाकात भी नहीं कैसे एक दूसरे को दी जाती है? वो जरिए होते हैं कि मैं फलानी जगह उस तारीख को डॉक्यूमेंट वहां छोड़ दूंगा। ऐसे कामों में कई बार जान जाने का भी खतरा होता है। दूसरे की गलतियों का खामियाजा फील्ड में मौजूद जासूसों को उठाना भी पड़ता है। 1977 में ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान कहूटा में बड़े खुफिया तरीके से परमाणु संयंत्र बना रहा था। 1977 में रॉ के एक एजेंट को इस परमाणु संयंत्र का डिजाइन मिल गया था। कहा जाता है कि उसने 10,000 अमेरिकी डॉलर्स में इसे बेचना चाहा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे खरीदने से इनकार कर दिया। मोरारजी देसाई यही नहीं रुके, उन्होंने ये बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को भी बता दी। ये बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं था कि उनके परमाणु संयंत्र का पता चल चुका है। तुरंत पाकिस्तान सक्रिय हुआ और उसने उस फील्ड एजेंट समेत एजेंसी के कई स्पाई मार दिए। भुट्टो ने खुद अनाउंस किया था मार्च 72 में कि मैं तो बम बनाऊंगा। मुल्तान में मीटिंग करी थी, तो वहीं से तो मालूम हुआ कि तो कर रहा है कुछ है? तो उसके बाद आप तैयार हो गए कि आपको इसको ढूंढना है कहीं। तो शुरू में तो कई दफा कुछ भी नहीं मिलता, शायद उनके पास था भी नहीं कुछ नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, जब खरीदारी शुरू हुई, माल जाना शुरू हुआ कि लिखते कुछ थे, बेचते कुछ और थे। बड़ा की सिलाई मशीन सारी, हाँ, दूसरी तरफ से बेचते थे, रूट लेके बेचते थे। तो ऐसे ही पता लगता है, बार बार छोटा छोटा ऐड करते रहो बिट बाय बिट। आज मशीन आ गई, ये क्यों आई, ये तो उसके लिए काम आती है, तो मशीन सोइंग मशीन नहीं है। तो फिर लोग यहाँ बैठ के फिर सोचते हैं कि इसका मतलब ये ढूंढो कि ये कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, अगर इसको ये चाहिए तो ये भी लेंगे, दूसरा पार्ट क्या है वो भी खरीदेंगे कहीं से। तो आप उसकी तलाश में निकलते हैं। रॉ का यह मिशन भले ही पूरी तरह से कामयाब न हो पाया हो, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी को गुप्त रखने को लेकर ज्यादा चिंतित रहने लगा। इसी के बाद पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी हमले करवाने शुरू किए। लेकिन जब तक रॉ है, पाकिस्तान समेत देश के दुश्मनों के मंसूबे फेल होते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।